तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात होगी कांग्रेस की, जो राज्यसभा चुनाव में अपने प्रबंधन और रणनीति को लेकर सवालों के घेरे में है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, सत्ता में रहने का सबसे लंबा अनुभव, लेकिन फिर भी कैसे नामांकन में गलती हो गई। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा चुनाव लड़े, उस पार्टी के ने कैसे अपने उम्मीदवार के नामांकन में एक चूक कर दी। यह बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है कि जो जानकारी कांग्रेस ने फॉर्म में नहीं दी, वो देनी जरूरी थी या नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर कांग्रेस वो जानकारी नहीं छिपाती तो आज राज्यसभा चुनाव की लड़ाई से वो बाहर नहीं होती। सवाल तो इस पर भी है कि यह चूक थी या किसी ने कांग्रेस से ही गद्दारी की। जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि उन्हें गलत नामांकन की जानकारी तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं से ही मिली, लेकिन अब यह लड़ाई इससे कहीं ज्यादा आगे पहुंच गई है। अंदरूनी खींचतान और कलह से जूझ रही कांग्रेस ने अब न्यायपालिका पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अपने मेहमानों से करें खास चर्चा, उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग से नहीं पास, अब सुप्रीम आस। सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में न प्लस किया न माइनस, न रिजेक्ट किया न एक्सेप्ट किया, कल तक के लिए छोड़ दिया। तो आखिर सारे विधायकों को हमने दिल्ली बुलाया, सब हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। कांग्रेस की हालत तंग, कैसे जीतेंगे जंग। मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूं कि तीसरी सीट पर भी चुनाव होते तो भाजपा ही जीतती। कांग्रेस ने स्वयं ने अपनी क्रॉस वोटिंग के डर के कारण अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाया। कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं गलत फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अब हाहाकार कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। हारी राज्यसभा की रेस, घर में घिरी कांग्रेस। तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सर, डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर एक सीट से? ये एक अलग बात है, इसको आप चूक कह सकते हैं या ऐसा अभी तक कोई चलन रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लड़ाए गए। है कि क्राइम नहीं हुआ लेकिन छिपाया तो गया। नहीं, क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई बात नहीं। बीजेपी की फतह, कांग्रेस में कलह। कांग्रेस की एक और विफलता बीजेपी के लिए सफलता बन गई। एक गलती कांग्रेस को ऐसी भारी पड़ी कि पार्टी बिना लड़े ही हार गई और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस इसे वोट चोरी बता रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा। दावा यह है कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने ही जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन का गलत फॉर्म भरवा दिया। उधर हार से भड़की कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाने से हिचक नहीं रही है। सवाल सुनवाई को लेकर उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आज क्यों सुनवाई नहीं की गई। दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के केंद्र में मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। एक आदमी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो संवैधानिक संस्था के महत्व को न जानता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को नहीं जानता हो, वो निर्वाचन आयोग के महत्व को नहीं जानता हो, राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो समझ में आता है। तो आज खुलकर जो रशाकसी है कांग्रेस के अंदर की, वो सामने आ गई। मंच पर ही दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तनातनी नजर आई, फिर माइक बढ़ाया जीतू पटवारी ने वो भी दिग्विजय सिंह ने लेने से इनकार कर दिया। और अब सवाल दूसरे सियासी दलों पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। चर्चा शुरू करें, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विवेक गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कनिका भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले विक्रम चौधरी जी, एक तो मंच की हकीकत देख लीजिए आप, जो आज नजर आई वो सबके सामने, अब उस पर आप कुछ भी सफाई दें वो ठीक है, आप सफाई अपनी तरफ से दे सकते हैं, लेकिन एक और सवाल उठता है कि सबसे पुरानी पार्टी, जो मैंने ओपनिंग में भी बात कही थी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाली पार्टी, और इतनी बड़ी चूक कर गए आप। सबसे पुरानी पार्टी, आपकी बात हम सहमत हैं। हाँ।
सबसे अनुभवी पार्टी, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ। लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि हम चूक कर गए, क्योंकि सबसे बड़ी अपराधी पार्टी हम नहीं है, सबसे बड़ी चोर पार्टी हम नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या जो फॉर्म 26 है उसके निर्देश और उसकी भावना ये कहती है क्या? उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि जब तक 2 साल से अधिक सजा का प्रावधान ना हो उसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। तो फिर किस आधार पर उन्होंने पर्चा खारिज किया? स्पष्ट आप उसको देखिए कि उसके प्रावधान और उसकी जो मंशा है उसके ठीक विपरीत जाके बीजेपी ने एक आपराधिक कृत्य किया है। यहाँ विषय सिर्फ मीनाक्षी नटराजन का नहीं है। विक्रम जी, इस पे चर्चा हो सकती है कि वो आप- वाकई जानकारी जी। देनी थी या नहीं देनी थी, कानूनी पहलू क्या जी, कहते जी। हैं, वो चर्चा का विषय हो सकता है। कनिका जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास में जाऊं उससे पहले एक सवाल और भी है भाई कि डमी कैंडिडेट उतारने से बीजेपी ने मना किया था क्या आपको? वहां नहीं चूक गए आप? हाँ, ये देखिए, आप ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि हमने डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, लेकिन हम आश्वस्त थे कि हमारे साथ इतनी बेईमानी नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए कि तीसरा प्रत्याशी उन्होंने किस प्रत्याशा में उतारा था? क्या वो वोट चोरी करना चाहते थे या सीट चोरी करना चाहते थे? ये हमारी चूक हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं मानने को तैयार थे कि आरओ भी इतना बिका हुआ हो सकता है कि हमको भूल गए थे कि ये वही आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने रात में 11 बजे एक हमारे विधायक की सदस्यता को रद्द करने के लिए 11 बजे दफ्तर खोल लिया था। हमको थोड़ी उम्मीद ये थी कि ये जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका थोड़ा सम्मान करेंगे। अब इतनी चोरी और इतनी बेईमानी के लिए निश्चित तौर पर हम तैयार नहीं थे, और हमारी मानसिकता और हमारी भावना भी ऐसी नहीं होती कि हम सामने वाले को पहली नजर में चोर मान लें। लेकिन अब हम आइंदा से सावधान रहेंगे कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं, गलती कोई कर गए इनाम ना, देने वाले गलती तो संतों यहां से पर नहीं। कर गए। ठीक है, इस पर मैं फिर कहूंगा बहस हो सकती है कि वो जो जानकारी थी, कानूनी पहलू, उस पर क्या कहते हैं, मैं लौटूंगा। विवेक गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। विवेक गुप्ता जी, आज दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि चोरी हुई है, केंद्र भी शामिल है, राज्य भी शामिल है, ईसी भी शामिल है, और यहां तक कि कोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिनके शासन को अंधेरों से जाना जाता था, गड्ढों से जाना जाता था, वो आज भी अपनी पार्टी में अपने ही नेतृत्व को अंधेरे में रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हों या और पूर्व मुख्यमंत्री हों, यहाँ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हों, नेता प्रतिपक्ष हों, किस प्रकार की एक दूसरे के प्रति सामाजिक रूप से किस प्रकार की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे, सारा जनता देख रही, सारा देश देख रहा है। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की या और लीगल एस्पेक्ट की, तो देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक प्रक्रिया होती है चुनाव की, जिसके अंदर मैंडेटरी होता है कि चुनावी हलफनामे में हर रूप में हर सही सत्य जानकारी दी जाए। जब मीनाक्षी नटराजन ने खुद चुनाव अधिकारी के सामने एडमिट किया कि मैं अपीयर हुई थी और मैं देना जरूरी नहीं समझती इस बात की जानकारी, तो सवाल ही क्या है, खुद का एडमिशन ही उनका पर्याप्त है इस बात के लिए कि उनसे गलती हुई। और इनकी विफलता यदि भाजपा की सफलता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। इस रही पर बात तीसरा प्रत्याशी उतारने की, विवेक तो गुप्ता ये जी, इतनी पूर्व अंदरूनी कलह प्रमुख से ग्रस्त सचिव हैं, पार्टी भगवान है। देव इसरानी, विधानसभा के पूर्व सचिव हैं। वो कह रहे हैं कि हैंडबुक पॉइंट के 10 जो एक बुक नंबर है, नामांकन खारिज होने से करने से पहले उम्मीदवार की गलती को सुधारने का एक मौका उसे जरूर दिया जाना चाहिए। यह मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल मौका दिया गया। मीनाक्षी नटराजन ने स्वयं वहां स्वीकारोक्ति की है कि मैं ये देना जरूरी नहीं समझी। स्वीकारोक्ति का मौका नहीं, आजकल गलती सुधारने का WhatsApp और मौका, मेल के विवेक गुप्ता जमाने जी। में तो तेलंगाना सरकार, इन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वहां महिला के सम्मान असम्मान का ही प्रकरण चल रहा है। एक महिला कार्यकर्ता के साथ तेलंगाना कांग्रेस के एक नेता ने अभद्र अनुचित व्यवहार करा, उसी में आरोपी क्रमांक 4 के रूप में मीनाक्षी है। तो क्या सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे सकती थी? वहां ये नहीं ला सकते थे? क्यों नहीं लाए? क्यों समय इनको दिया गया, उसमें क्यों इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा? नहीं, तो ठीक ये है, सब आपने बेकार प्रेशर की भी बनाया कि आज ही बेबुनियाद इसको निर्णय बातें होना हैं। भी चाहिए। और ये झूठ के आधार पर चलने वाली पार्टी है, मानसिक रूप से दिवालिया पार्टी है। गुप्ता जी, ये बताइए, आप उस भावना को तो पढ़िए फॉर्म 26 की। जब कोई धारा हम पे लगी ही नहीं, हम उल्लेख किस बात का करें? बताइए आप। बीएनएस 223, ठीक, बीएनएस के तहत धारा 351 हो, 356 हो, या चल ठीक, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। और 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्लीज लौट रहा हूं आपके पास। आपराधिक होती है और उसका मैंडेटरी रूप से खुलासा करना ठीक है। विवेक गुप्ता जी, आ रहा हूं। कनिका गलत भारद्वाज जी, अभी एक मसला फिर आया कि क्या वो जानकारी देनी
फॉर्म में जरूरी थी, नामांकन फॉर्म में बताना जरूरी था, कानून इस पर क्या कहता है? दूसरा एक सवाल और भी उठ रहा है, दिग्विजय सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर कोर्ट ने भी चोरी कर ली, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। ये बताइए, कोर्ट अपने लिहाज से निर्णय लेगा, क्या लेगा कि कब कौन सा मुद्दा कब सुना जाना है, किस पर कब सुनवाई करनी है? दूसरा, अगर दिग्विजय सिंह साहब के लिहाज से देखें तो अगर डिले किया गया तो उसमें भी कुछ शंकाएं नजर आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल तो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई भी इंटरिम नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर कोई भी इलेक्शन प्रोसेस में है तो वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी नेक्स्ट डेट दी है और इस मैटर को अब वो देखेंगे। बट मेरी जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं, अगर मैं सेक्शन 33A पढ़ती हूँ आरपी एक्ट का 1951 का, उसका अगर आप क्लॉज 1 देखेंगे तो ये फैक्ट है कि उसमें ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई एक्यूज्ड है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है जिसकी सजा 2 साल से अधिक है, तब वो डिस्क्लोजर मांग रहे हैं। इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अगर मैं क्लॉज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं केस फंसेगा, क्योंकि जो उनपे सेक्शन लगी है, जो उनपे मीनाक्षी नटराजन जी पे जो सेक्शन लगे हैं उस पे मैक्सिमम जो सजा है वो 1 साल की है, मतलब मिनिमम 6 महीने की है और मैक्सिमम 1 साल की है। तो ये जो क्लॉज है, मुझे लगता है यहाँ मैटर ये फंसेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को ये इंटरप्रेट करना है कि सच में 2 साल की सजा से कम एफिडेविट में डिस्क्लोजर चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा एक सवाल और भी है कनिका जी। नहीं थे हम। हाँ, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। कनिका जी, बीच में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने रात में भी उठकर कई मामलों की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे मामले जो अगर एक दिन डिले कर दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा? जी देखिए, ऐसा नहीं होता है। हर मैटर में जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रात को ही बैठना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि अगर इलेक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में है तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, उनके ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये चीज, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, देखिए। और लेकिन फिर भी क्योंकि फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने एक बहुत ही जल्दी डेट दी है, मतलब 1 दिन के बाद की ही डेट दी है ताकि सुनवाई हो और इलेक्शन फेयर हो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बात बार बार उठ रही, भाई सबसे पुरानी पार्टी, सैकड़ों चुनाव, दर्जनों चुनाव, मतलब जो सैकड़ों चुनाव कांग्रेस ने लड़े हैं। सवाल उस कैंडिडेट पर भी है। मीनाक्षी नटराजन कोई आज की नेता नहीं है, पुरानी नेता है, सांसद रही, मंदसौर से लोकसभा सांसद भी वो रही हैं। तमाम बड़े नेता उन्हें फॉर्म भरवाने के लिए पहुंचे। जो अब ये भी सवाल उठा कि जो वकील अब सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर गए वो कम से कम फॉर्म अच्छा भरवा देते। चूक कैसे गई कांग्रेस? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक है। आखिर इसमें पहली बार तो हुआ नहीं कि जो इनकी लीगल टीम थी पहली बार तो नामांकन भराया नहीं, हमेशा पार। लेकिन ये चूक मुझे लगता है, हो सकता है जानकारी न दी हो इनने अपने मीनाक्षी नटराजन जी ने, या उचित नहीं समझा हो नियमों को, इस कारण ऐसी गलती हुई। आप केवल फार्म में एक गलती नहीं, आप अगर पूरा निर्णय देखें उसमें 4 गलतियां उनने निकाली हैं। एक तो बता रहे हैं कि जो परिसंपत्तियों की जानकारी वो भी अलग अलग दी गई है, और 1-2 और गलतियां उनने निकाली है, इस कारण वो दिया गया है। हालांकि इसका मुख्य आधार यही है, लेकिन वो गलतियां निकाल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लीगल टीम है तो वो उस पे उनने गलती की। और फिर सबसे बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी, कोई ऐसा नहीं कि जैसे आप कहा भी मीनाक्षी जी कोई नई नहीं है, लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, कांग्रेस के कई पदों पर रह चुकी हैं और पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलिजेंट है। तो आखिर उनसे गलती कैसे हुई, ये देखने वाली बात है कि गलती। और देखो, यहाँ के नेता वो उसमें लगे हुए थे कि विधायकों को रोको, किसी तरह प्लेन में उतार के उनको चढ़ा के भेजो, उनका ध्यान नहीं था, पहले ये काम तो हो जाए, उसके बाद में होगा। तो मैं समझता हूं उसमें सबकी गलती है, इसमें एक किसी को गलती के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। रुद्र प्रताप जी, भले ही अब कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है, सवाल उठा रही है, लेकिन भाई ये जानकारी जो अभी तक बात निकल कर आई है तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं के जरिए ही लीक की गई, पहुंचाई गई बीजेपी तक, घर का भेदी। नहीं, ये आपकी बात सही है, कोई भी गलती हो उस बात पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही। एक लोकतांत्रिक परंपरा और एक जनता के विश्वास की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोई भी, ये राज्यसभा का चुनाव है, ऐसा भी नहीं है लोकसभा का चुनाव है कि जीत हार क्या होगी क्या नहीं होगा बाद में तय किया जाएगा। अगर इतना गंभीर मामला नहीं है, अगर मान लीजिए कोई बेसिक त्रुटि है, तो इसके लिए तो सब लोगों को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको निरस्त करके
उनको एक कैंडिडेट को दूसरे को घोषित कर दीजिए। तो सवाल ये है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो इसको गंभीरता से क्लियर किया जाना चाहिए कि भाई कल के डेट में हर आदमी के ऊपर डाउट होने लगेगा। कोई गलत भी होगा तब भी उसको माना जाएगा कि सही है, और सही भी होगा तो भी गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक पार्टी के कैंडिडेट को जिसको जीतना है, अगर इस तरीके से अंकों के गणित के अनुसार देखा जाए तो जीत कर वो राज्यसभा में आने वाली थी, उनके अगर नामांकन को खारिज किया जाता है तो अगर उसके तथ्य इतने गंभीर नहीं है कि जिस पर खारिज किया जाता तो लोकतंत्र पर सवाल उठता है, क्योंकि इससे तो लोकसभा, विधानसभा या और जगहों पर पर्चा खारिज करके उम्मीदवारों को हराना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पे सरकारों को या सुप्रीम कोर्ट को सबको स्पष्टीकरण और इसको केस को बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा। कारण क्या है, नहीं तो जनता के मन में एक भ्रम पैदा होगा, राजनीतिक दल द्वारा फैलाया जाएगा, जैसे कांग्रेस कर रही है कि उसके साथ झूठ, उनको इस तरह से उनके साथ गलत किया गया, चोरी की गई, जो भी बात है। तो जनता के मन में भ्रम नहीं पैदा, क्योंकि राजनीतिक दलों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र की जिम्मेदारी हमेशा जनता को संतुष्ट करने की है, और यहाँ जनता कंफ्यूजन में है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि एक राज्यसभा कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इसको मुझे लग रहा है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए या राज्यसभा के जो मान लीजिए जो भी लोग हों, जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं उसके सभापति, उसके माध्यम से, लेकिन इसको स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि कहीं पे भी भ्रम की स्थिति न हो कि गलती किसके तरफ। बिल्कुल, व्याख्या जरूर होनी चाहिए कि आखिर क्या जानकारी देनी है, क्या नहीं देनी, और अगर गलत निकल रहा है तो फिर क्या एक्शन हो सकता है। रुद्र प्रताप जी की बात को आगे बढ़ाऊं, विवेक गुप्ता जी, एक तो ये रुद्र प्रताप जी भी कह रहे हैं कि भाई मौका दिया जाना चाहिए था। कनिका जी कह रही हैं कि भाई 1 साल मैक्सिमम सजा थी, जो इनक्लोजर है उसमें बताया गया कि 2 साल की सजा, और अगर सजा हो जाती है, फैसला सुना दिया जाता है, तब आप उसकी डिटेल दीजिए। आपने छोटी सी जानकारी नहीं दी, और आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने कल कहा भी जा रहा था, कांग्रेस कह भी रही थी कि बीजेपी का चोला रिटर्निंग ऑफिसर ने ओढ़ लिया। आज राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि आपने पहले वोट चोरी की, सरकार चोरी की, और अब सीट चोरी कर ली। विवेक गुप्ता जी, राहुल गांधी जी को ये देश सीरियस नहीं लेता है, इसलिए उनकी बात करना बेमानी है। राहुल गांधी की परिभाषा रुद्र प्रताप सिंह जी से इसलिए असहमत हूं। हाँ, तो इसीलिए मैं रुद्र प्रताप सिंह जी से मैं असहमत हूं कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली एक नियंत्रण, ये निर्धारित है, एक फॉर्मेट निर्धारित है जिसको बदला नहीं जा सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस भी रिलीफ लेने गई थी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए कानून पहले से तय है। इसका मतलब ये है कि उसमें स्क्रूटनी के मौके पर यदि वो पाया जाता है, कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना इस मामले को, और लगेगा कि इस कानून का उल्लंघन हुआ या ब्रेक हुआ है कुछ, तो फिर उस पर आगे बढ़ेंगे ना गुप्ता जी। नहीं, धारा 3 बीएनएस की धारा 351 और 356 में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा के प्रावधान है। तो और ये वो प्रकरण है, ये महिला के सम्मान का प्रकरण है, अदालत तो इसलिए गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। तय नहीं कर देता तब तक हम उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो स्पष्ट लिखा है, आप किसको गुमराह कर रहे हैं? देखिए आरोप तय नहीं हुए थे, तो ये आप कह रहे हैं तेलंगाना सरकार से स्पष्टीकरण कांग्रेस क्यों नहीं लाई अभी तक? ये सरकार भी नहीं की है, ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना है। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आरोप तय सरकार नहीं करती, अरे ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है कि आरोप तय नहीं होते, जबकि समन का मतलब ही होता है कि निर्धारित धाराओं में उनको समन दिया, वो एफआईआर हुई और उसके बाद उन्होंने उस जानकारी को छुपाया, मुझे भी तो कॉग्निजेंस सिद्ध है। समन्स जारी होते हैं वो आरोपी अपराधी है, ये बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है। 223 में जो उनको समन्स जारी किया, देखिए विक्रम जी, आपने अभी स्वयं भूल मानी है अपनी। क्या? चलिए माफी चाहूंगा, ठीक है सर, आप दोनों के पास फिर आऊंगा। कनिका जी, जो अभी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के सुनने से पहले हम कैसे किसी निर्णय पर पहुंच जाएं? फॉर्म भरने वालों ने कनिका जी, पटेल का फॉर्म निरस्त सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी ना, क्या निर्णय दे रहा है, घोषित कर रखा है। कनिका जी जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी मैं डिबेट में सुनी रही थी, सारे सेक्शंस की भी बात हो रही थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ इंटरप्रेट ये करना है, एक तो जो मैंने आपको बताया कि 2 साल से कम के लिए एफिडेविट देना है या नहीं देना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को ये भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एफआईआर अगर हुई है
तब वो डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, क्योंकि अभी तक कोई एफआईआर तो डेफिनेटली नहीं हुई और कोर्ट का सिर्फ समन आया है। और जहां तक समन का हिसाब है, कोई भी आरोपी घोषित आरोपी नहीं हो सकता जब तक उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ना आ जाए। तो उसको हम आरोपी नहीं मानते जब तक ऑर्डर नहीं आता। तो ये यहाँ पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एफआईआर अगर होती है तभी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन है उसमें साफ लिखा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको डिस्प्ले करना है, क्रिमिनल बैकग्राउंड की डिटेल्स देनी है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इंटरप्रेट करना है, वो कल करेंगे भी मेरे हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी लूप होल मेरे को लगता है रह गया है लॉ में, जिसका फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट है वो और ज्यादा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कल मुझे लगता है कि फैसला अपना इंटरप्रेट करके सुनाएंगे। ठीक है विक्रम चौधरी जी, दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अंदरूनी डिस्प्यूट्स पार्टी के अंदर वो आज मंच पर नजर आए, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं सर, आपको लग रहा है एक सामान्य सी चर्चा थी, कोई बात पे सहमति बनती, कोई बात पे सहमति नहीं बनती है। यदि मैंने कोई बात कही और आपने कहा कि नहीं आप बाद में बोल लेना, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी एंकर महोदय से मेरा विवाद हो गया है। ये कोई विषय नहीं है। इनको टूल देने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम, जो अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि विषय ये नहीं है कि राजनीतिक दल है, विषय ये है कि कोई सरकार या कोई भी संस्था जो है देश की जनता को कितना संतुष्ट कर पा रही है। ये बात आपकी पत्रकार फ्रेटर्निटी में भी ये किसी के भी गले नहीं उतर रही है, जनता के भी गले नहीं उतर रही कि आप लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धा विहीन बना दे रहे हो। अरे हम तो भाजपा से कह रहे हैं कि भाई आपकी जो सत्ता के लिए, सीटों के लिए जो हवस है, हमको लिख के तो दे दो कि आपको कितनी सीटें चाहिए। 165 ऑलरेडी है, इन्होंने बिना विधायक भी चुरा लिया है। आखिर ये चाहते क्या है, किस बात की इनको हवस है, किस बात की इनको कुंठा है, ये चाहते क्या है ये तो बताएं देश की जनता को। देखिए जो कनिका जी कह रही हैं वो तो कल फैसला हो जाएगा, लेकिन हम ये बात स्पष्ट कह रहे हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो दिल्ली से डेपुटेशन पे राकेश सिंह उनको बुला के लेके आए हैं, और राकेश सिंह 4 घंटे सुबह से लेकर 2 बजे तक वहां खड़े रहे थे। उन्होंने दबाव बनाया। यहाँ जो आरओ है वो भी, आपको लगता है कि दबाव बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। मृगेंद्र सिंह जी, मैं उस मंच की बात कर रहा था जो आज तस्वीर नजर आई मंच पर। इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि भाई नामांकन के दौरान भी ये सवाल उठा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता उस दौरान मौजूद नहीं थे जब नटराजन नामांकन दाखिल करने गई। वो भी बताता है क्या एक मत नहीं थी पार्टी? देखिए, अगर पार्टी एक मत होती तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये निर्णय जो है पार्टी हाईकमान का था, राहुल गांधी जी का था, लोकसभा विपक्ष के नेता। ये यहाँ के लोकल नेताओं का नहीं था, इसीलिए स्थिति थी। मैंने कई बार आपको ध्यान में डिबेट में कहा भी था कि अगर कोई बाहरी नेता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए राह मुश्किल हो जाएगी, और वही हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी गलती तो पहली बार देखी कि भाई यार राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन उसमें इस तरह की गलती हो रही है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? हो सकता है उनको लगता हो कि इसमें सजा नहीं हो सकती हो करके, या उनको ये रहा हो कि कोई जानकारी नहीं पाई। और दूसरी बात है कि जानकारी किसने दी? जानकारी के लिए क्या कह सकते, जानकारी किसने दी? जबकि नामांकन भराने उस समय मुझे लगता है कि तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस, बहुत सारे सवाल भी हैं बिल्कुल कि भाई आखिर क्या संभव कि उन्हें ना लगा हो कि ये जानकारी देना जरूरी है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े वकील भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी वो अगर डिस्कस करती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।